हाँ जी सर। आपके लिए ज़रूर से कुछ हम इंतज़ाम करेंगे। ठीक है जी। अगर जी अगर सर। कुछ ज़रूरत हो तो ज़रूर से बता दीजिएगा। और मेरे पास एक ओके। रिक्वायरमेंट आई है रिसेंटली, अभी कल ही आई है। मुझे पता नहीं है, मैंने उनके साथ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की है, लेकिन मैं ज़रूर से आपको एक शेयर करूँगा ग्रुप के अंदर, अगर किसी को जाना है तो। ठीक है जी। अगर थोड़ा बहुत आ रहा है तो भी जा सकता है। कहाँ जी पे सर, मतलब कॉपी पेस्ट ऑल ओवर और कुर्ती का भी थोड़ा बहुत बना लेता हूँ, बट उतना हाथ नहीं साफ है ना, तो डिजिटल में। हाँ जी। और लेयर का मतलब थोड़ा सा मतलब वो रहता है, घबराहट सा कन्फ्यूजन टाइप रहता की है रहती आपको। अच्छा। है। और चैनल का वर्क मुझे आता है, मंच वगैरह में क्रिएट कर अच्छा। देता हूँ। चैनल का जो काम है वो हमारे डिजिटल में बहुत कम होता है। और चैनल का ये काम वो मुझे ज़्यादातर पता है, मेल के मतलब अंदर होता है। इस समय चैनल वर्क नहीं चल रहा है, इस समय डिजिटल वर्क बहुत ज्यादा चल रहा है। तो एक्चुअली मैंने एक साल मैंने काम किया था, जहाँ पे मैंने खाते में काम किया था, तो वहाँ पे चैनल वर्क ज्यादा चल रहा है। अच्छा। और वहाँ पर सैलरी रेंज बहुत तो कम मैंने, होती है। जी सर, चैनल वर्क अब काफी कम हो गया है। मैंने डिजिटल जो भी सीखा केवल आपकी वीडियोस से। और एक्चुअली मेरे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। अच्छा। ये जो सर है ना, उनको मैंने बताया हुआ था, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। ये सब एक क्लियरिटी आ रही है वीडियो में, तो मैं किसी और गया हूँ, कहीं और भी हूँ, इसलिए क्लियरिटी आ रही है। तो अच्छा। इन्होंने मुझे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताया था, तो फिर मैंने इनको पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। अच्छा। फिर तो भी आपने अरेंज मतलब किया। मैंने जितना, हाँ जी, जितना भी वीडियो सीखा है मैंने, मतलब जितना भी लेयर वर्क सीखा है मैंने आपकी वीडियो से। एक और यूट्यूब पे चैनल है, उनकी वीडियो से, केवल दो वीडियो चैनल, मतलब दो अच्छा। चैनल की वजह से ही मैंने बढ़िया। सारे सीखे हैं मैंने। मेरा स्पीड बहुत कम है, इसलिए शायद मैं अभी कम वीडियो डाल रहा था, तो इसलिए मेरा थोड़ा ग्रोथ कम आ सर चुका एक है। साल से आप वीडियो डाल रहे हो, अभी हम वहाँ पे पहुंचे हैं अच्छा। ह्यूमन सैचुरेशन में। अच्छा। तो वैसे तो आपने इतनी सारी वीडियोस डाल दी हैं कि किसी का भी बेसिक कंप्लीट हो जाएगा हो बहुत जाएगा। इजीली। हाँ जी। और अभी सबके साथ इंट्रो हो चुका है, तो मैं अभी, आपके पास बुक और पेन है तो निकाल लीजिए, मैं आपको कुछ लिखाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। और बेसिक इंट्रोडक्शन कहाँ पर है और क्या करना है और कहाँ पर जाना है, सारी चीज़ें मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, तो एक पेन और बुक साथ में ले लीजिए सब, तो इजी रहेगा। अरे श्याम सर, अगर आप कुछ काम में हैं तो आप लीव कर सकते हैं, और आपका फेस दिखना चाहिए तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओके सर, दिखाता हूँ। मैं थोड़ा पेन बुक ले रहा हूँ। अच्छा जी। सिंपल सर, आपने मेरा कभी कोई डिजाइन देखा है? आपका पर्सनली आपको नाम से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ग्रुप के अंदर शायद ज़्यादातर आप ही डिज़ाइन भेज रहे हैं कुर्ती वाली। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने जैसे मुझे बताया, मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि ग्रुप के अंदर एक्टिव आप हो। और अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर बंदे क्या होते हैं कि 20,000 25,000 तक पहुंच जाते हैं, तो उनको लगता है बहुत बहुत बड़ी वो चीज़ हासिल कर ली है, तो अभी आगे कुछ सीखने का है ही नहीं, ऐसा बचा नहीं है। तो उससे आप नहीं आगे नहीं, हो मतलब। मैं एक्चुअली बॉडी में भी मेरे को 20 साल से ऊपर हो गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ मैं कुछ और उसमें सीखूं, लेकिन अब मैंने लाइन ही चेंज कर दी है। अच्छा जी। ठीक है। एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी फील्ड है, मैं मल्टी सीक्वेंस कोडिंग से मैं पहले एम्ब्रॉयडरी सिखाता था जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर। मैं पहले एम्ब्रॉयडरी बहुत सिखाया हूँ, 2006 एंड E2। चलिए जी। लेफ्ट साइड पे आज की डेट डाल दीजिए सभी। लेफ्ट साइड के टॉप के साइड आज की डेट डाल दीजिए बुक के अंदर। और राइट साइड पे एग्जैक्ट 31 डेज के बाद की डेट डाल दीजिए। मतलब आपका आएगा 12 मार्च, समथिंग 12 और 13 मार्च। 11/03/2021। ओके जी। तो लेफ्ट साइड पे आज की डेट, और राइट साइड पे जो आपको फिनिश करना है, जो आपका टारगेट है कि भाई यहाँ तक हमें फिनिश करना है, वो आपकी डेट हो गई है। ठीक है जी। तो ये क्लिक लीजिए, और बीच में आपको हेडिंग देना है डिजिटल प्रिंटिंग डिज़ाइन। डिजिटल प्रिंटिंग डिज़ाइन। ठीक है। डिजिटल प्रिंटिंग डिज़ाइन क्या होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है एक्चुअल में। रिसेंटली जो मैंने डेफिनेशन दी है, समझ लीजिए मैं 1.5 से 2 साल से मैं ये डेफिनेशन यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, लेकिन ये परफेक्ट बैठ रही है। ठीक है जी।
तो पहले एक क्वेश्चन लिखेगा आप, पहला क्वेश्चन कि डिजिटल प्रिंट क्या होता है। डिजिटल प्रिंट क्या होता है। आंसर में आएगा कोई भी डिजिटल मीडिया के यूज से, लिख लीजिए आप, कोई भी डिजिटल मीडिया के यूज से, कोई भी डिजिटल मीडिया के यूज से अगर कोई हार्ड चीज पर, अगर कोई हार्ड चीज पर प्रिंट लाया जाता है, प्रिंट लाया जाता है, तो उसे डिजिटल प्रिंट कहते हैं, तो उसे डिजिटल प्रिंट कहते हैं। यहां पर आपको डिजिटल मीडिया के अंडरलाइन करना है, उसके अंदर डिजिटल मीडिया के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए और कोई हार्ड चीज है वहां पर अंडरलाइन कर दीजिए। क्लियर, यहां तक क्लियर हो चुका है सबका? अच्छा जी। कोई भी डिजिटल मीडिया के यूज से अगर कोई हार्ड चीज पर प्रिंट लाया जाता है तो उसे डिजिटल प्रिंट कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर दो वर्ड्स है, जिसके अंदर पहला है हमारा डिजिटल मीडिया और दूसरा है हमारा हार्ड चीज, ठीक है। और नीचे हेडिंग दे दीजिए डिजिटल मीडिया, यानी कि डिजिटल मीडिया किसको बोलते हैं, एक्चुअल में डिजिटल मीडिया क्या होता है। तो नीचे लिखिए कंप्यूटर, कंप्यूटराइज प्रिंटर, कंप्यूटर, कंप्यूटराइज प्रिंटर, इंक जेट मशीन, इंक जेट मशीन जो इंक को स्प्रेड करके प्रिंट करता है, ठीक है। कंप्यूटर, कंप्यूटराइज प्रिंटर, इंक जेट मशीन। अच्छा जी, किसी को बुला रहे हैं, अच्छा छोड़ो। कंप्यूटर, कंप्यूटराइज प्रिंटर, इंक जेट मशीन, सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन, सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन। उसके बाद आगे है अच्छा जी, मुझे जाना पड़ेगा, मेरे बेटी को लाने का टाइम हो गया। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ये नोट्स अगर किसी के पास कंप्लीट हो जाए तो आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, तो क्या है कि पूरा आपको मिल जाएगा। आज के दिन में सिर्फ थियरिकल और कहाँ पर है और कहाँ जाना है इतना समझाऊंगा। कल से हम मैं रोज 20 मिनट के लिए ऑफ लिया करूंगा, 1:20 से लेके 1:40 तक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी, अपने हिसाब से ज्वाइन हो जाइएगा और कंटिन्यू कर लीजिएगा। हाँ, उसके बाद बस 20 मिनट में मैं आ जाता हूँ। हाँ जी। तो डिजिटल मीडिया यहाँ पर थे हम, कंप्यूटर, हाँ जी, ग्रुप में डाल देना। ओके ओके। कंप्यूटर, कंप्यूटराइज प्रिंटर, इंक जेट मशीन, सब्लिमेशन प्रिंटिंग मशीन। यहाँ पर आएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रिंटिंग मशीन, reactive ink machine, reactive ink machine, and other technologies developed after 2012। 2012 के बाद जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आएगी। उससे पहले हैंड से प्रिंट होता था और बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक से प्रिंट होता था, जैसे समझ लीजिए ब्लॉक प्रिंट हो गया, बाटिक, अजरक वगैरह वगैरह बहुत है। तो ये जो टाई डाई वगैरह जो है ना, शिवबोरी, वो हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस था। लेकिन 2012 के बाद जो कुछ भी डेवलप हुआ है कॉलेज में, अच्छा, ये सारी चीज़ें सिखाई थी, ठीक है ना। मैं बस आज के दिन ही लूँगा। हाँ, जो हैंड से वर्क होता है ना, वो उन्होंने सिखाया हुआ है कॉलेज में, और बाकी जो कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है उसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है। अच्छा जी। अभी जो मैंने लिखा है उसके अंदर आप एक चीज़ आप डाल सकते हैं, नीचे एक फैब्रिक लिख दीजिए, बीच सेंटर में लिखिएगा फैब्रिक, और यहाँ पर आपका दो पार्ट पड़ेगा। फैब्रिक के नीचे दो अंडरलाइन करके दो आप खींच सकते हैं, एक है हमारा वुवन और एक दूसरा है हमारा नॉन वुवन। एक वुवन फैब्रिक होता है, एक नॉन वुवन फैब्रिक होता है। वुवन फैब्रिक के अंदर भी आप दो पार्ट लगा सकते हैं, एक नेचुरल फैब्रिक रहेगा, यहां पर आपका कॉटन रहेगा, कॉटन,
और दूसरा रहेगा पॉलिएस्टर एंड मैन मेड बोल सकते हो उसको आप, ठीक है। अभी जितने सारे जो मैंने मशीन बताए हैं उसके अंदर आप एक चीज़ डाल सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जो कॉटन का मशीन होता है उसके अंदर सिर्फ नेचुरल जो फैब्रिक होता है उसके अंदर रिएक्टिव इंक मशीन चलता है, और उसके अंदर जो इंक डलती है वो रिएक्टिव इंक बोली जाती है। और जो पॉलिएस्टर होता है उसके अंदर डिस्पैच इंक आप बोल सकते हैं, स्पर्श। ठीक है जी। समझ आ गया कि नहीं आया? स्पर्शिंग। हाँ, मतलब रिएक्टिव इंक रहेगा आपके पास कॉटन कपड़े के अंदर, और अगर आप डाल रहे हैं पॉलिएस्टर तो उसके अंदर आएगा आपका मशीन जो रहेगा उसके अंदर जो इंक डलती है उसका टाइप है डिस्पैच इंक, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ जी मैं कॉल रिसीव कर लेता हूँ। हाँ सर। હેલો हाँ जी, કેમ છો? બસ મજામાં, તમે જણાવો। બસ મજા. હવે એક ફ્રેન્ડ છે हाँ जी, ઓફિસમાં, એમને મોનિટર લેવું છે, સિસ્ટમ લેવાની છે, એટલે એક વખત છે ને. ઓકે। અત્યારે હું એક ઓનલાઈન ક્લાસમાં છું, 5 મિનિટ 10 મિનિટ રહીને કોલ કરું, યા તો ક્લાસ હા તો ફિનિશ? વાંધો નહીં, ચાલો તમે ફ્રી થાવ એટલે મને ફોન हाँ કરો. जी, ओके ओके सर, હા. चलिए सॉरी। हाँ जी, तो कहाँ पर थे हम? डिस्पर्सिंग के पास। ओके, तो जो रिएक्टिव इंक मशीन होता है उसके अंदर जो कपड़ा डलता है उसके पहले एक प्रोसेस होती है, उसके बाद एक प्रोसेस होती है। प्री प्रोसेस और पोस्ट प्रोसेस बोला जाता है उसको। प्री प्रोसेस में क्या होता है, जो कपड़ा होता है वो डायरेक्ट इंक को एग्जॉस्ट नहीं करता है, मतलब डायरेक्ट इंक को पकड़ नहीं पाता है, तो उसके लिए उसके ऊपर गमिंग लगता है, उसके ऊपर धुलाई होता है, बाद में उसके ऊपर डायरेक्ट प्रिंट होता है कपड़ के ऊपर, और जो फैब्रिक होता है उसके ऊपर डायरेक्ट प्रिंट होने के बाद उसको पोस्ट प्रोसेस में डाला जाता है। मतलब पोस्ट प्रोसेस क्या हो गया आपका, कि जहाँ पर कपड़े के अंदर प्रिंट होने के बाद जो इंक होती है वो निखरती नहीं है, तो उसके ऊपर उसको लूप धुलाई में डाला जाता है। तो ये आपका हो गया कॉटन इंक, और कॉटन कपड़े के ऊपर प्रिंटिंग, ठीक है। ये जो मशीन होता है वो मिनिमम 50 लाख के बाहर उसकी प्राइस है ये मशीन की, और उसके अंदर मिनिमम आपको 1 करोड़ से प्लस आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा अगर किसी को डालना है तो। अगर समझ लीजिए कि आप कोई पॉलिएस्टर मशीन वाले के यहाँ पर आप काम कर रहे हैं कि जहाँ पर पॉलिएस्टर मशीन लग रहा है, तो पॉलिएस्टर के अंदर मिनिमम आपका 10 से 12 लाख के इन्वेस्टमेंट में आपका स्टार्ट हो सकता है। तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर सैलरी रेंज कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी उसका बिजनेस है, उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लो है, तो वो ज़्यादा सैलरी पे नहीं कर पाएंगे। अगर आप कोई कॉटन या तो फिर बड़े मशीन के बड़ी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, और डिज़ाइनें भी बहुत ही अच्छी चलती है, और बहुत ही कम डिज़ाइन के अंदर वो ज़्यादा क्वांटिटी निकालते हैं, रेट ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पर वो आपको ज़्यादा सैलरी दे पाएंगे। ये सब दिखाने का यही एक एम है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हो, कहाँ पर इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहाँ पर आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर यहाँ पर आपको इतनी सैलरी ही मिलेगी, यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको यहाँ से इतनी सैलरी मिलेगी, ठीक है जी। तो इतना समझ में आ गया कि ऊपर से जा रहा है? जी समझ गया। अच्छा, तो इसके आगे मतलब जो हम कॉटन मशीन होता है उसके अलावा भी बहुत सारे मशीनरी लगते हैं प्री प्रोसेस के लिए, पोस्ट प्रोसेस के लिए, ठीक है जी। और जो हमारा प्रिंटिंग के लिए जो कपड़ा होता है उसको RFD कपड़ा बोला जाता है। RFD मतलब क्या होता है, रेडी फॉर डाइड। जो कपड़ा होता है उसके ऊपर प्रोसेस होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है, 10 से 12 लेवल तक की प्रोसेस भी हो सकती है। उसको नापने के लिए उसके अंदर pH कंटेनर होता है, pH कंटेनर जो उसके अंदर लिक्विड डालेंगे कपड़े के अंदर तो कलर चेंज होगा आपका ग्रीन से लेके रेड तक, या तो फिर आप समझ लीजिए डार्क श्यान से लेके आपका रेड और ऑरेंज तक 10 कलर रेंज आपको मिलेगी। तो कपड़े के अंदर जैसे आप वो इंक डालेंगे, वो जो pH कंटेनर होता है वो जैसे डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कपड़े की प्रोसेस कहाँ तक हुई है, वो नापने के लिए वो pH कंटेनर यूज करते हैं। इतना क्लियर हो गया तो आगे बढ़ता हूँ मैं। पॉलिएस्टर हो गया, कॉटन हो गया। पॉलिएस्टर के अंदर आपका डायरेक्ट प्रिंट होता है कागज के ऊपर, उसके बाद आपका फ्यूजिंग मशीन के बाद आपका कपड़ा हाथ में आता है। और जो डायरेक्ट प्रिंटर्स होता है उसके अंदर सिर्फ कॉटन ही कपड़ा लगता है, और कॉटन कपड़े के अंदर प्री प्रोसेस एंड पोस्ट प्रोसेस की जाती है, ठीक है जी। क्लियर इतना? ओके, चलिए इसके बाद ये सारे डिजिटल मीडिया हो गए, ये हमारा हो गया फैब्रिक के ऊपर प्रिंट। चलिए सर समझ लीजिए कि कल बहुत ही मंदी आ गई फैब्रिक के अंदर, आप टेक्सटाइल के अंदर, तो आप और अलग अलग कहाँ पर आप सेट हो सकते हो, कहाँ पर आप जा सकते हैं। डिजिटल प्रिंट अगर आपको आ रहा है, अगर आप कॉपी डिजाइन कर रहे हैं, आप क्रिएशन कर रहे हैं, कुछ ड्राइंग कर रहे हैं, कुछ भी है,
तो ये सारी आप जो आपके अंदर काबिलियत आपने डेवलप की है, काम किया है, उसको लेकर आप कहाँ पर जा सकते हैं। तो नीचे आप लिख लीजिए डिजिटल मीडिया के बाद में नेक्स्ट टॉपिक हमने अंडरलाइन किया था हार्ड चीज। नीचे सिर्फ हेडिंग दे दीजिए हार्ड चीज और नीचे नंबर 1 से लिखना स्टार्ट कीजिए। अंकित जी कुछ लिख नहीं रहे हो, आप लेट आए हो, क्या है, कुछ समझ नहीं आया। सब लिख रहा हूँ मैं। आप नहीं, एक दूसरे अंकित कुमार सिंह लिख के आया है, सिर के ऊपर हाथ रख के बैठे हैं, कुछ टेंशन में तो नहीं है ना। नहीं सर। अच्छा लेट आए हो इसलिए अभी अभी उठे लग रहे हैं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ड चीज के नीचे आप लिख सकते हैं फर्स्ट फैब्रिक, कि फैब्रिक के ऊपर प्रिंट होता है, उसको हम हार्ड चीज के अंदर पहला लिखते हैं फैब्रिक। उसके बाद फैब्रिक के अलावा भी प्रिंट होता है बहुत सारी चीजों के ऊपर, जैसे आप लिख सकते हैं सेकंड वुड मतलब लकड़ी, जो लकड़ी होता है उसके ऊपर जो प्रिंट होता है उसको भी डिजिटल प्रिंट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कपड़े के अंदर काम कर रहे हो तो उसको डिजिटल प्रिंट बोला जाता है। वुड के बाद आप नेक्स्ट लिख सकते हैं वॉलपेपर डिजाइन। ठीक है जी, वॉलपेपर आप ऑल ओवर किसी को सेल कर सकते हैं बना के, तो वो भी एक हमारा डिजिटल प्रिंटिंग ही बोला जाता है। उसके बाद आता है मार्बल के ऊपर प्रिंट होता है, मार्बल यानी कि पत्थर जो होता है स्टोन, उसके ऊपर भी प्रिंट होता है। जैसे समझ लीजिए आपके घर पे टाइल्स वगैरह है, कोई फैंसी कहीं पे देखा हो तो, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया टाइल्स। टाइल्स के बाद कहाँ पर होता है मेटालिक आइटम, जैसे आप समझ लीजिए लोखंड जो बोला जाता है, लोहा और स्टील, स्टेनलेस स्टील, उसके ऊपर भी प्रिंट होता है। उसके नीचे लिख सकते हैं आप चिनाई माटी वो जो मग होता है, प्लास्टिक वगैरह जो होता है, मग के ऊपर प्रिंट होता है, गिफ्ट आर्टिकल के ऊपर प्रिंट होता है, वो सारी भी डिजिटल प्रिंट बोला जाता है। वो इनडायरेक्ट प्रिंटर्स में आएंगे सब। ठीक है, यहां तक क्लियर। तो समझ लीजिए आप बहुत सारे मीडिया के अंदर काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हैं आपको देखनी है। ठीक है, उसके बाद इतना हमारा थियरी फिनिश होने के बाद हम लिखेंगे कि डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइन कौन से सॉफ्टवेयर में बनती है। डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइन कौन से सॉफ्टवेयर में बनती है, कौन से सॉफ्टवेयर में हम डिजिटल प्रिंट की डिजाइन बनाएंगे। चलिए कोई बोल सकता है यहाँ पर। डायरेक्ट फोटोशॉप, अगर हो गया, फोटोशॉप हो गया। अच्छा, और इलस्ट्रेटर भी हो गया, इलस्ट्रेटर के अंदर भी बनता है। अरे सर पता नहीं है कुछ। अच्छा हाँ, तो नीचे लिख लीजिए पहले एडोबी बाहर एक हेडिंग दे दीजिए, उसके नीचे लिख दीजिए कंपनी। एडोबी है वो कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर है फोटोशॉप। ठीक है, एडोबी के बाजू में लिख दीजिए फोटोशॉप, उसके नीचे लिखिए प्रोडक्ट। फोटोशॉप एक प्रोडक्ट है, और लास्ट में आप लिख सकते हैं CS6 और ब्रैकेट में आके प्लस 2021, वो है उसका वर्जन, तो उसके नीचे आप वर्जन लिख सकते हैं। ठीक है जी प्रमोद जी। सर गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी सॉरी, इसलिए कि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी नेट का, और वो लॉगिन करने में भी फर्स्ट टाइम मैं भी किया तो दिक्कत हुआ। अच्छा ठीक है, अंकित जी बहुत ही बढ़िया थियरी लिख रहे हैं, तो उसके पास से थियरी ले लीजिएगा, फोटो वगैरह ग्रुप में मंगवा लीजिएगा, और खुद से लिखना है, डायरेक्ट फोटो से प्रिंट मत निकलवा दीजिएगा। नहीं सर, वो लिखना भी है, और हम लोग भी नोटबुक कभी लेके जस्ट बैठे हैं। अच्छा मोबाइल पे कर रहा हूँ तो उसमें साउंड ही नहीं आ रहा, फिर सिस्टम पे लॉगिन करना पड़ा है। अच्छा ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पर आपका हो गया एडोबी फोटोशॉप CS6 और ब्रैकेट में प्लस करके 2021, नीचे आएगा एडोबी के नीचे आएगा आपका कंपनी, फोटोशॉप के नीचे आएगा प्रोडक्ट, और लास्ट में आएगा आपका वर्जन। अभी कई बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता है कि सर एडोबी CS6 जानता हूँ, 2021 नहीं जानता हूँ, तो उसके अंदर आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि CS6 है, उसके बाद का अपडेट वर्जन है, मतलब जो CS6 में है वो तो 2021 के अंदर होता ही होता है, और कुछ ही फंक्शन का उसमें चेंज होता है, लेकिन उसके अंदर एडिशनल फंक्शन जो दिए जाते हैं वो सिर्फ आपको एक बार देखने रहते हैं। लेकिन आप अगर CS6 में काम कर रहे हो तो 2021 में इजीली काम कर सकते हैं, और 2021 में भी अगर काम कर रहे हैं, कहीं पे गए खाते पर, जहाँ पर कहीं अर्जेंट पे कुछ काम आया और आपको 2-3 घंटा बैठना है और वहाँ पर CS6 है, तो वहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है जी,
तो कंफ्यूज मत होइएगा, सारी चीज़ एक जैसी होती है और सब हमको पकड़ लेना है सर, ये हम बना लेंगे। ठीक है जी, एक एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी कोई बंदा आगे जाके 40,000 50,000 पे करेगा। ठीक है, इतना खत्म हो गया। नीचे लिखिए एडोबी फोटोशॉप के यूज कौन से फील्ड में होते हैं। ठीक है, कौन से फील्ड में आप एडोबी फोटोशॉप यूज कर सकते हैं। चलिए, फोटोशॉप सीखना है तो उसकी फील्ड भी थोड़ी जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे जाएंगे डिजिटल प्रिंटिंग के स्टेप्स एंड फोटोशॉप के स्टेप्स। ठीक है, जो हमें सीखने हैं 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइन, डिजिटल प्रिंटिंग डिजाइन। नीचे लिखिए डिजिटल पेंटिंग, सेकेंड वन लिखिए डिजिटल पेंटिंग। पेंटिंग क्या होता है, जो पेंटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं फोटोशॉप के अंदर। ये आपका एक होमवर्क भी रहेगा कि ये जो नीचे में जो सारे फील्ड दिखा रहा हूँ उसके ऊपर आपको 2 से 3 वीडियो मिनिमम देखने हैं और कल आना है। ठीक है, देखे बिना मत आना प्लीज, और ऐसा लगे तो रेफरेंस वीडियो में यहाँ से टेलीग्राम के अंदर भेज दूंगा। ठीक है जी, ओके। नीचे लिखिए थर्ड वन फोटो मैनिपुलेशन, फोटो मैनिपुलेशन। ये चीज़ कहाँ पर हमें डिजिटल प्रिंटिंग में काम आएगी, अगर आपको कुछ नई नई चीज़ें ढूंढनी है या तो फिर आपको मैनिपुलेट करना है 2 से 3 फ्लावर को, तो उसके अंदर आपको डिजिटल प्रिंटिंग के अंदर मैनिपुलेशन बहुत काम की चीज़ है, तो ये भी आपको याद रखना है। और डिजिटल पेंटिंग कहाँ यूज होगी, जहाँ पर आपको फ्लावर खुद से बनाने हैं, कोई चीज़ खुद से ड्रॉ करनी है, तो वहाँ पर आपका ये चीज़ काम आएगा। ठीक है, और नीचे लिख दीजिए आप ग्राफिक्स डिज़ाइन। ग्राफिक्स डिज़ाइन जैसे इंटरनेट से 2-3 चीज़ें उठा के आप रखते हो और कुछ बनाते हो, वैसे ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आपको फॉन्ट वगैरह आपको देखने रहते हैं। हमारी डिजिटल प्रिंटिंग में जहाँ पर हम ब्लैंकेट लगाएंगे, ब्लैंकेट मतलब कोई सैंपल देंगे तो उसके ऊपर जो फॉन्ट होता है वगैरह वगैरह जो होता है, कॉपी पेस्ट 2-3 चीज़ उठा के रखना, और पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम कर सकते हैं, मॉकअप कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी ग्राफिक्स डिज़ाइन में। तो ग्राफिक डिज़ाइन भी हमारे अंदर बहुत ही काम आता है डिजिटल प्रिंट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ग्राफिक डिज़ाइन। उसके नीचे आप लिख सकते हैं और कौन सी फील्ड आती है, अगर किसी को जानकारी है तो बता सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेले ही बोलता रहूँगा सारी चीज़ें। फोटोशॉप कहाँ पर यूज होता है बताइए, चलो फोटो नहीं सर, आज आप ही जाए। कहाँ पर, कहाँ पर? फोटो लैब आई थिंक सबसे ज्यादा बेसिकली यूज अगर किसी टेक्सटाइल फील्ड के अलावा होता है तो फोटोग्राफी में यूज होता है। अच्छा, तो लिख दीजिए फोटो एडिटिंग एंड मिक्सिंग। ठीक है, ठीक है, और कहीं पे हो तो आपको बता सकते हैं। 160 फील्ड है सर, 160 फील्ड है। हाँ जी, बोलिए। हाँ सर, ये बोला कि अमित जो है ना वो आपके एनिमेशन ग्रुप से है, तो इनको बोला गया है कि आइए आप लोग ग्रुप को देखिए, तो इसलिए थोड़े कंफ्यूज होंगे शायद, तो इनको थोड़ा सा समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है, मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उसको दिक्कत होती है। अभी यहाँ पर मेरी स्क्रीन आपको सबको दिख रही है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पर जो मैंने आपको लिखवाया फोटो मैनिपुलेशन, ठीक है, वो मैं यूट्यूब पे अभी मैं सर्च कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। आपको सिर्फ देखना है कौन क्या कटिंग पेस्टिंग करके कहाँ पर चिपका रहा है और क्रिएटिविटी कहाँ पर ला के रख रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको दिखेंगे। यहाँ पर फोटो मैनिपुलेशन रेस लिखेंगे तो आपको यहाँ पर भी बहुत सारे वीडियो दिखेंगे। ये अगर आपने देखे हो तो बढ़िया है, नहीं देखे हो तो पूरे देख लीजिएगा। स्पीड से भगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि 3-4 बंदे एक साथ में एक इमेजेस लेके एडिटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि आपकी इंसिस्ट शार्प होगी और वहाँ से आप कुछ नया भी सीख पाएंगे। ठीक है, ये कुछ 4-5 बंदे हैं और 4 स्क्रीन पे वो शेयर कर रहा है, 4 स्क्रीन एक साथ में वो दिखा रहा है कि कौन क्या एडिटिंग कर रहा है और कहाँ पर इरेजर यूज़ कर रहा है, कहाँ पर सिलेक्शन यूज़ कर रहा है, कहाँ पर पेन टूल यूज़ कर रहा है। तो इसको बोला जाता है फोटो मैनिपुलेशन। यहाँ पर 2-3-4 फोटो को मिक्स करके आपको एक इमेज बनानी रहती है। ये कहाँ पर काम आएगा, हमें सेम डिज़ाइन बनाने में काम आएगा। कि कई बार क्या होता है कि हमें सेम फ्लावर नहीं मिलता है इंटरनेट से, तो हमें सर सेम फ्लावर बनाना है, तो कोई फोटो है तो उसका कॉपी नहीं कर सकते। अगर कोई ट्रेस किया गया डिज़ाइन है तो उसका तो आप इजीली ट्रेसिंग करके फिनिश कर देंगे। लेकिन समझ लीजिए कोई फोटो है जो पिक्चर क्लिक करके उसको रखा गया है और उसको सेम बनाना है, तो आपको क्या करना है, 2 से 3
फ्लावर आपको अलग अलग उसके जैसे डाउनलोड करने हैं और उसके ऊपर रख के उसको शेप में कट आउट करने हैं और कलर मैचिंग करके आपको उसको सेम बनाना है। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें काम आएगी। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है सर। ठीक है जी। तो कुछ ये बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए एडिटिंग, लेकिन आप देख सकते हैं 4-5 इमेजेस को मिक्स करके इन्होंने एक ये इमेज बनाई है, 4 इमेजेस कुछ ऐसी बनी है। सबको सेम ही फोटो दिया गया था और सबने अपने हिसाब से क्रिएटिविटी करके कुछ बनाया। ठीक है, अपना जो क्रिसमस होता है उसके लिए। तो ये चीज़ है क्रिएटिविटी। अगर आप कोई भी बंदे को एक जैसी चीज़ देंगे फिर भी फोटोशॉप के अंदर वो दुनिया भर की चीज़ें बना सकता है। ठीक है, तो ये हमें क्रिएशन में भी काम आएगा। क्रिएशन में क्या होगा कि अगर आपके पास 2 ही चीज़ है और आपको क्रिएशन करना है तो 2 चीज़ को मिक्स करके आप 4 बना सकते हैं। 4 को ही 4 बार मिक्स करेंगे तो 16 चीज़ें बनेंगी। वैसे ही 16 चीज़ को 16 बार मिक्स करेंगे तो बहुत सारी बन सकती है। मतलब 2 चीज़ में से आपने बहुत सारी चीज़ें बनाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोटो मैनिपुलेशन एंड आपका हो गया डिजिटल पेंटिंग। डिजिटल पेंटिंग के लिए एक चैनल आपको मैं सजेस्ट करूँगा, अपने क्रिएचर आर्ट टीचर। क्रिएचर आर्ट टीचर ये जो सर है ये हमारे पेंटिंग के बहुत ही बड़े बादशाह है। समझ लीजिए डिज्नी चैनल के अंदर भी उन्होंने काम किया है, डिज्नी वर्ल्ड के अंदर भी काम किया है। ये क्या काम करते हैं कि पहले कोई चीज़ को देखते हैं और उसको समझते हैं। कोई एनिमल को अगर उसको पेंट करना है तो एनिमल के साथ में 4-5 दिन रहते हैं और उसके बाद उसका पेंटिंग बनाते हैं, या तो फिर 2-3 चीज़ को उठा के उसका एक पेंटिंग बनाते हैं। ये चीज़ हमारे डिजिटल में कहाँ पर काम आएगी? आप समझ सकते हैं कि कोई फ्लावर आपको बनाना है, खुद से ड्रॉ करना है, या तो फिर कोई फ्लावर को समझना है कि ये क्या है, कैसे बनता है, और उसके अंदर आपको खुद की क्रिएटिविटी लानी है, तो ये आपको पेंटिंग वहाँ पर काम आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना है। और रियलिस्टिक अगर आप कहीं पे अटक रहे हो कि सर सेम डिज़ाइन नहीं बन रही है, सर बहुत देर लग रही है, तो इसको आप समझेंगे तो ईजी रहेगा आपका और स्पीड से जा सकते हैं। ठीक है, ये बंदा सिर्फ ब्रश टूल से आपको पूरा पेंटिंग करके दिखा रहा है और इतना डिटेल इसके अंदर भी डाल सकते हैं हम, देख सकते हैं। इसको मैं काट के दिखा रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ओके। हाँ जी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिजिटल पेंटिंग। तो वैसे हमारे पास 160 फील्ड है, लेकिन जो मैंने आपको लिखवाई यही चीज़ें, बस यही फील्ड हमारे डिजिटल प्रिंटिंग के साथ कनेक्टेड है कुछ, तो ये मैंने आपको लिखवा दी। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने भी एक वीडियो बनाया है कि आप 160 फील्ड नहीं लेकिन एक 40 फील्ड के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। 40 फील्ड मैंने आपको दिखाई है एक वीडियो के अंदर, जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि, और अलग अलग कीवर्ड्स भी आप डाल सकते हैं। और समझ लीजिए कि आप क्रिएशन कर रहे हैं कुछ और आप यांडेक्स के अंदर है। ठीक है, यांडेक्स पता है ना सबको, ये सर्च इंजन है हमारा इमेज, अच्छी इमेज और क्लियर इमेज लाने के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फोटो मैनिपुलेशन, तो आपके पास बहुत सारी इमेज आ गई। इसको आप यूज़ कर सकते हैं सही में ड्रेस के अंदर, फोटो के अंदर, आप ऑल ओवर के अंदर यूज़ कर सकते हैं फोटो मैनिपुलेशन। फ्लावर देखिए, इसमें से कोई चीज़ उठा के आप डिजिटल प्रिंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कुर्ती के अंदर डाल दीजिए, आप ऑल ओवर के अंदर डाल दीजिए। तो ये सारी इमेजेस हमारे कीवर्ड भी बोले जाते हैं। ये सारे कीवर्ड्स है जिसको आप सर्च करके कुछ क्रिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है और बस आगे बढ़ते हैं। तो इतना समझ में आ गया फोटोशॉप कौन से फील्ड में यूज़ होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर मतलब फोटोशॉप में जैसे हम लोग कोई भी चीज की क्रिएटिविटी करते हैं या कोई भी फ्लावर कट करते हैं, ओके। तो मतलब मेनली यूज हम किस चीज का कर सकते हैं? पेन टूल का ज्यादा यूज होता है इंडस्ट्री में या मैजिक टूल से ज्यादा सिलेक्शन? इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप समझ लो कोई चीज़ कट पेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर आपका ब्रश भी यूज़ होगा, ब्रश टूल, इरेजर टूल भी यूज़ होगा, पेन टूल भी यूज़ होगा, मैजिक पेन टूल भी यूज़ होगा, लासो टूल भी होगा, और क्विक सिलेक्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, लेकिन सर कौन से टूल से हम ज़्यादा इजीली कट कर सके, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इतना बोलूँगा कि उसके अंदर सब टूल के अंदर एक एक फंक्शन दिया गया है। समझ लीजिए मैजिक पेन टूल आपके कलर रेंज के हिसाब से आपको अलग करके दे रहा है। तो कोई फ्लावर है जिसका बैकग्राउंड सिर्फ एक कलर का है, तो वहाँ पर आप मैजिक पेन टूल यूज़ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पेन टूल का यूज़ नहीं करना है। अगर आप समझ लीजिए कॉम्प्लेक्स खड़ा हुआ है और 4-5 चीज़ें बैकग्राउंड में है और ऊपर आपको एक फ्लावर दिख रहा है, तो वहाँ पर आप क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर लीजिए।
तो ये क्या होता है कि आपकी इमेजेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कौन सा टूल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। ऐसा नहीं है कि पेन टूल से ही अच्छा कट पेस्ट होगा। पेन टूल से जो आप करेंगे वो थोड़ा शार्प रहेगा और वहाँ पर आपको शेप ड्रॉ करने में देरी लगेगी और क्रिएशन भी आपका लेट होगा। तो उसके ऊपर में हम आगे जाएंगे। तो मतलब अभी लास्ट में ही मैंने एक ऑल ओवर का मैंने ग्रुप में सेंड किया हुआ था फोटो शूट की थी। अच्छा, किसी ने मुझे मतलब प्राइवेट में मैसेज किया था कि मतलब उसमें तो अलाउ नहीं है ना, आपने अलाउ नहीं किया। तो किसी ने प्राइवेट मुझे मैसेज किया था, कहता कि हमेशा जो वो कटिंग होती है उसको पेन टूल से ही करना, मैजिक टूल से नहीं करना। अच्छा। तो पेन टूल से तो काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है ना। टाइम होता है, बहुत कंज्यूम होता है। तो उन लोगों ने हमें मैजिक पेन टूल क्यों दिया है? ऐसे रखने के लिए नहीं दिया है। कई बार क्या होता है कि जो पुराने डिजाइनर्स है उनके स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होती है कि भाई आपको इतने साल का एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा, हम पेन टूल यूज़ कर रहे हैं तो आपको भी पेन टूल यूज़ करना ही पड़ेगा। तो कई सीनियरी में क्या होगा कि जो सीनियर डिजाइनर होते हैं ना, वो उनका एक लेवल होते हैं, वो नहीं छोड़ते। तो उसके लिए उसके साथ कुछ बोलना नहीं है, बस अपने को जो अच्छा लगे उसके हिसाब से आगे बढ़ना है। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैं आपको रियली बता रहा हूँ, 1.5 साल के अंदर गर्ल्स जो है 1.5 साल के अंदर 45 नहीं 55,000 तक सैलरी ले रही है 1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद, जो सीनियर डिजाइनर से भी अप है, समझ लो। ठीक है, तो पेन टूल अगर आप हर बार यूज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। और अगर समझ लीजिए पेन टूल आप यूज कर रहे हैं तो आपको कहीं पे फेदर देना है, थोड़ा हल्का हल्का आपका सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब ऑपेसिटी कम होती है और फेदर थोड़ा सॉफ्ट सा सिलेक्शन चाहिए, तो वहां पर पेन टूल काम ही नहीं आएगा। ठीक है, जी सर, बिल्कुल वो बिल्कुल हार्ड, मतलब अगर पेन टूल का मेनली कभी यूज भी करते हैं तो अलग से ही दिखेगा कि ये बहुत शार्प कटिंग हुई है इसकी। हाँ जी, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप मैजिक पेन टूल से भी करेंगे तो वहाँ पर भी आपका सेम क्लियरिटी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैंने एक फोटो लिया है, ठीक है, अब मुझे ब्रश टूल से सिलेक्शन करना है, मुझे सॉफ्ट सॉफ्ट चाहिए, मुझे बहुत ही हार्ड नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्यू प्रेस कर रहा हूँ। क्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मुझे ये जो ऑप्शन है हमारा क्विक मास्क सिलेक्शन, वो ऑन हो जाएगा। हमारा जो कलर पिकर है फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर, उसके नीचे। और ब्रश टूल में आके मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, रेड कलर में यहाँ पर पेंट करना स्टार्ट कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, और वाइट कलर से पेंट करूँगा तो निकलता जाएगा। वापस से ब्लैक कलर के सिलेक्शन के बाद यहाँ पर मैं कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, बाद में वापस से मैं जैसे क्यू प्रेस करूँगा तो आपके पास सिलेक्शन मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आप जितना सॉफ्ट डाल सकते हो, जितना हार्ड डाल सकते हो कर सकते हो, लेकिन ये पेन टूल से आपका नहीं होगा। पेन टूल से करने जाएंगे तो देरी हो जाएगी और वहाँ पर आपको सॉफ्टनेस नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ आपको पेन टूल से ड्रॉ करनी है और आपको सॉफ्ट चाहिए तो पहले आपको ऐसे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा शेप के हिसाब से, और वापस से सिलेक्शन करके आपको शिफ्ट F6 और फीदर अलग से देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 50 पिक्सल का, अब आपका जो हुआ वो सिलेक्शन हो चुका है। तो वैसे सिलेक्शन भी एक बहुत ही कमाल की चीज़ है जिसके अंदर आपको फोटोशॉप ने बहुत सारे फीचर्स दिए हैं, उसको मैं डिटेल में आपको एक वीक के अंदर कवर करवा दूंगा। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है सीखने के लिए। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा कि मास्टर सिलेक्शन कैसे होता है। जैसे आप चलिए, इसके अंदर हमारे पास प्लेलिस्ट के अंदर आपको डिजिटल प्रिंट कोर्स, और यहाँ पर आपको मिलेगा। आगे के वीडियो गुजराती में है, सॉरी, लेकिन उसको मैं हिंदी में डब करूँगा तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जाएंगे मास्किंग के ऊपर, ये रहा एडवांस सिलेक्शन टूल, ये जो है क्लास नंबर 8, ये भी आप देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने पूरा समझाया है कि कौन से फ्लावर होगा और कैसी चीज़ें होगी तो आप उसको कैसे सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, और इसको मैं पर्सनली आपको सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि सर वीडियो दिखा दिया ख़त्म। ठीक है, इसको मैं पर्सनली आपको एक एक टॉपिक लेके समझाऊंगा। चलिए, ये हो गया आपका टॉपिक जो फोटो मैनिपुलेशन और वगैरह। अभी नीचे लिखिए कि डिजिटल प्रिंटिंग सीखने के लिए स्टेप्स, कि डिजिटल प्रिंट सीखने के लिए आपको कौन से स्टेप्स आने चाहिए। जो स्टेप्स अगर आपको आ गए तो आप समझ लीजिए रॉक करेंगे, मतलब पूरी इंडस्ट्री को जो चाहिए वो आप कम से कम समय में अच्छा से अच्छा प्रोवाइड करके दे सकते हैं। डिजिटल प्रिंटिंग सीखने के लिए स्टेप्स, यहाँ पर एक आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। वो हमें डिटेल में मैंने सारे स्टेप्स उसके अंदर लिखाए हैं, लेकिन एक बार मैं अगर आपको लिखाऊंगा और आपके दिमाग में पड़ेगा तो आपका 1 महीने का 30 दिन का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिखिए आप
डिजिटल प्रिंटिंग सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप्स ट्रेसिंग वर्क आपको आना चाहिए, जिसको आप खुद से बनाएंगे। कोई भी चीज़ है, मोटिव, फ्लावर वगैरह, उसको ट्रेसिंग बोला जाता है। तो ट्रेसिंग आपको आना चाहिए। चैनल वर्क में जो होगा उसको ट्रेसिंग। ट्रेसिंग ऐसा नहीं होता है चैनल में होता है, हमारे लेयर में भी हम ट्रेसिंग करते हैं। और मतलब एक्चुअली जैसे कलर को सेपरेट करने को ही ट्रेसिंग है ना। हाँ जी, कलर सेपरेट करके आप बनाएंगे या तो फिर खुद से कोई चीज़ बनाएंगे, उसको सेपरेशन बोलते हैं। और अपना ट्रेसिंग भी बोल सकते हैं। ट्रेसिंग के ब्रैकेट में लिखिए, ट्रेसिंग के अंदर आपको क्या क्या आना चाहिए। पाथ वो भी मतलब कोई ड्रा की कोई ड्राइंग है उसके ऊपर हम कुछ फ्लावर, जैसे फ्लावर की ड्राइंग उसको भी हमने बनाना। नहीं, जो चीज़ बनानी है उसको हम ट्रेसिंग बोलेंगे, लेकिन सारी चीज़ को बनाना नहीं है। ज़्यादातर चीज़ें आपको ऊपर से जो इंटरनेट से आपको मिलती है उसके अंदर आप शेडोज, मिड टोन एंड हाईलाइट को अलग करके आप बना सकते हैं इजीली। और इसके अंदर भी एक दो टूल मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑटो ट्रेसिंग कैसे होता है। एक क्लिक में आपका ट्रेस हो जाएगा, ठीक है, मतलब पूरा ट्रेस करके मिल जाएगा, जो आप पार्टी को दिखा सकते हैं कि सर ये चलेगा आपको। तो अगर वो हाँ बोलेंगे तो आपका रन हो जाएगा कम से कम समय में, ठीक है। ऑनलाइन भी ट्रेस होता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ट्रेसिंग के ब्रैकेट में लिखिए आप पहले पाथ। आपको पाथ आना ज़रूरी है, पाथ का सारा कॉन्सेप्ट आपको आना ज़रूरी है। पाथ, बाद में आएगा शेप, तो आपको शेप सारे समझ में आने चाहिए। उसके बाद आएगा स्ट्रोक। आपके बाद क्या आएगा सर? पाथ के बाद आएगा शेप, और शेप के बाद आएगा स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक के बाद आएगा आपका फिल, FILL। फिल के साथ में आपका लिखेंगे, फिल के अंदर क्या क्या चीज हम फिल कर सकते हैं। तो पहले लिखिए आप सॉलिड कलर, ग्रेडियंट कलर, क्या सर? सॉलिड कलर, बाद में ग्रेडियंट कलर, ब्रशिंग के साथ में शेडिंग आप लिख सकते हैं, ब्रशिंग शेडिंग, ब्रशिंग शेडिंग, ब्रशिंग शेडिंग। उसके बाद आपका आएगा स्ट्रोक, फिल, शेडिंग, और उसके बाद आएगा आपका लेयर कॉन्सेप्ट। आपको लेयर कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और उसके बाद आएगा चैनल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपका हो गया ट्रेसिंग। ट्रेसिंग के अंदर मेनली टॉपिक आपके इतने हैं। अगर आपको इतने टॉपिक समझ में आ गए, मतलब आपका ट्रेसिंग का काम खत्म। इसको हम 3 से 4 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। तो क्या है कि ट्रेसिंग आपको कोई क्वेरी नहीं रहनी चाहिए। 3 से 4 दिन में मैं आपको इतना सिखाऊंगा कि आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो जाए और ट्रेसिंग में आप मास्टर बन जाओ, ठीक है। और दूसरी चीज़, उसके नीचे आ जाइए, ट्रेसिंग के बाद आएगा ऑल ओवर डिज़ाइन। ऑल ओवर डिजाइन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, पहला टॉपिक है इसके अंदर पैटर्न फिल। उसके बाद आप लिख सकते हैं ट्रेसिंग। उसके बाद हमारा पैटर्न, सॉरी, ट्रेसिंग के बाद आएगा ऑल ओवर डिजाइन। उसके बाद में आएगा उसके अंदर पैटर्न फिल। उसके बाद आएगा हमारा कट पेस्ट पैटर्न, जिसको हम कट पेस्ट करके मैनुअल सेट करेंगे। आप मैनुअल भी बोल सकते हैं, मैनुअल मेथड पैटर्न बनाने की, ठीक है। उसके बाद मैनुअल के बाद आएगा ऑफसेट फिल। ऑफसेट करके हम पूरा फिल करके उसको बनाएंगे, तो ऑफसेट मेथड भी बोल सकते हैं, फिल्टर, अदर एंड ऑफसेट, ठीक है। उसके बाद आएगा कि उसके अंदर हम ब्लैंकेट बनाएंगे, ऑल ओवर के अंदर ब्लैंकेट। उसके बाद आएगा पन्ना सेटअप और रोल सेटअप, पन्ना सेटअप और रोल सेटअप, रोल सेटअप, जिसका जो रोल होता है उसको हम फाइनल मशीन में लगाएंगे, तो रोल सेटअप कैसे करना रहेगा वो चीज़। उसके बाद आएगा स्कैनिंग डिज़ाइन। ऑल ओवर में हम स्कैन करके पूरा डिज़ाइन बनाते हैं वो। उसके बाद आएगा सैंपल टू डिज़ाइन। अगर समझ लीजिए किसी ने आपको इमेज दी और बोला कि सर इसका सेम डिज़ाइन बनाना है, तो उसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। नीचे आ जाइए, ऑल ओवर कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद हमारे पास आएगा ड्रेस डिज़ाइन।
इसके अंदर लिख सकते हैं आप कुर्ती, फ्रंट बैक, कुर्ती, उसके बाद फ्रंट, उसके बाद बैक, स्लीव्स एंड दुपट्टा, स्लीव्स एंड दुपट्टा। बैक के बाद क्या बोला आपने सर? फ्रंट बैक स्लीव्स एंड दुपट्टा डिजाइन। दुपट्टा में कुर्ते के अंदर ही कवर करवा लेता हूं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। कुर्ते के हिसाब से आपको बनाना है या तो फिर खुद से अलग से दुपट्टे बनाने हैं, वो सारे आप बना पाएंगे। ठीक है, कुर्ती डिजाइन खत्म। उसके अंदर भी आएगा रोल सेटअप, पन्ना सेटअप। वो क्या होता है एक्चुअल में, कुर्ती के अंदर कई बार किलोमीटर में भी सेट करना रहता है और कई बार पन्ने के अंदर सेट करना रहता है। ठीक है, कुर्ती हमारी फिनिश हो जाए, बाद में यूट्यूब में हम ये वीडियो हम डालने वाले थे, लेकिन आप अभी समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका साड़ी डिजाइन। साड़ी डिजाइन के ब्रैकेट में लिखेंगे आप बॉडी का पार्ट आएगा। सबसे पहले जो साड़ी पहनने की शुरुआत होती है तो वो हमारा पहले राउंड लगता है, एक राउंड, बाद में दूसरा राउंड लगता है, उसको हम बॉडी बोलते हैं। उसके बाद पाटली, बॉडी के बाद जो पार्ट आएगा उसको पाटली का पार्ट बोला जाता है, पाटली। उसके बाद आएगा फिगर, फिगर जो हमारा कमर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम फिगर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आएगा पल्लू डिजाइन। इसके अंदर भी रोल सेटअप, पन्ना सेटअप क्या होता है, समझ लीजिए 38 के पन्ने में आपने साड़ी बनाई, उसको 40 में सेट करना है, तो बॉर्डर आप कहाँ बढ़ा सकते हैं, क्या सेट करना है, उसको अंदर भी पन्ना सेटअप, रोल सेटअप आता है, लेकिन वो लिखना नहीं है। ठीक है, इसके अंदर सैंपल टू डिजाइन और स्कैन करके उसका डिजाइन बनाना रहता है। ठीक है, उसके बाद कफ्तान डिजाइन, कफ्तान डिजाइन। कफ्तान क्या होता है, बेसिकली जो हमारे मुस्लिम ट्रेंड्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा चलता है, मोमेडियन टेस्ट के अंदर ज़्यादा चलता है और अरबिक कंट्री के अंदर ज़्यादा सेल करते हैं यहाँ से बना के। तो कफ्तान, उसके अंदर भी पन्ना सेटअप होगा, उसके अंदर भी सैंपल टू डिजाइन होगा, तो वो स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं। उसके बाद आएगा रीडा डिजाइन, रीडा, RIDA। रीडा क्या होता है, बेसिकली उसको दामन भी बोला जा सकता है, क्योंकि वो जो होता है वो दामन के हिसाब से छपता है और उसके बाद उसके अंदर से कुछ चीज़ें बना के उसको सेल आउट किया जाता है। रीडा मैं आपको पूरा फोटो के साथ में दिखाऊंगा। ठीक है, आपने दामन का वीडियो भी डाला था और उसके ऊपर कुर्ती भी, मतलब दामन एक्चुअल होता क्या, मुझे ये समझ नहीं लगा। अच्छा, दामन या रीडा? हाँ जी। अच्छा, दामन क्या होता है? अच्छा, दामन क्या होता है, जिसके अंदर आपका ऑल ओवर जैसे रहता है, समझ लो ऑल ओवर है आपका। उसके अंदर आप क्या करते हो कि आप चारों साइड से आप समझ लो कि यहाँ से ऊपर से लेके यहाँ तक आप रिपीट सेट करते हो। ठीक है, मतलब यहाँ से कोई चीज़ ऊपर से कट आउट हो रहा है तो नीचे मिलना चाहिए, और यहाँ से जो कोई चीज़ कट आउट हो रहा है वो यहाँ से मिलना चाहिए। ये आपका हो गया ऑल ओवर। और यहाँ से कॉर्नर से अगर कोई चीज़ कट हो रहा है तो यहाँ पर आना चाहिए, और यहाँ से कट होकर यहाँ पर आना चाहिए। ये आप ऑल ओवर बनाते हो तो इसके अंदर से उसको फिल करके पूरा मतलब कपड़ा निकलता है। दामन आपका कैसा रहेगा, समझ लीजिए आपकी पन्ना की साइज है 43, तो यहाँ पर हाइट हम 43 लेंगे। विड्थ आप कोई भी ले सकते हैं, 25, 20, 30, 10, 15 जो भी लेना चाहे। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइज। यहाँ पर आपका ऊपर से लेके नीचे तक पन्ना है, तो यहाँ पर आपको रिपीट कुछ सेट नहीं करना है, और ये आपका किलोमीटर रहेगा। ठीक है, ये आपका अनलिमिटेड निकलेगा, और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक इसको रिपीट बिठा के सेट करना है। कोई भी चीज़ आप रखो यहाँ से कट आउट होके यहाँ तक मिलनी चाहिए। ठीक है, इसकी कुछ डिज़ाइन अगर है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन उस हार्ड ड्राइव में शायद है, और हार्ड ड्राइव मेरे ऑफिस पे पड़ी है। सूट के डिजाइन में रिपीट नहीं लिखेंगे? नहीं, सूट नहीं है, ये दामन है। दामन क्या होता है, समझ लो कि ये आपका किलोमीटर में से छपेगा, यहाँ और यहाँ आपको रिपीट मिलाना है। सूट के अंदर नहीं, ये सूट है ही नहीं। हाइट का मतलब रिपीट की कोई वैल्यू नहीं, मतलब हाइट का रिपीट नहीं बनाना हमें, नहीं बनाना है, रिपीट बनाना। अच्छा, और दूसरी चीज यहाँ पर दामन में नीचे से लेके 18 इंच तक ही आपका प्रिंट आएगा,
18 से लेके 24 इंच तक आपका डिजाइन आएगा। ऊपर जो रहेगा वो बहुत ही खाली पार्ट और न्यूट्रल आपको रखना है, ठीक है। ये आपका हो गया दामन डिजाइन। समझ में आया कि ऊपर से गया? समझ में आ गया सर। अच्छा, इसके अंदर नेक नहीं रहेगा और ऊपर कुछ चीजें नहीं रहेगी, ठीक है। ओके, चलिए ये जो नेक है, नेक इसके अंदर नहीं आएगा। और ये दामन को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? तो आपकी जो साड़ी डिजाइन है उसके अंदर भी दामन यूज होता है। सिर्फ दामन आप रख दीजिए पूरा, बाद में आपको सिर्फ पल्लू का डिजाइन ही रखना है। ये चीज आपको यहाँ से यहाँ रिपीट मिलेगा। समझ लीजिए 10 इंच का रिपीट है तो 10 इंच का पूरे साड़ी में फिल करवा दीजिए, तो आपका हो गया दामन, ठीक है। इसी को रीडा भी बोला जाता है, ठीक है। इसका ही रीडा मतलब थोड़ा उसका कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसके अंदर ज़्यादा फ्लावर नहीं होते हैं, मोटिव का यूज़ होता है और कलर फिल किया गया कुछ चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका दामन डिजाइन, ठीक है। समझ में आ गया दामन? अच्छा, नेक्स्ट लिख सकते हैं आप टी शर्ट एंड शर्ट डिजाइन। हमारे यहाँ भी शर्टिंग की बहुत ज़्यादा पार्टी हो रही है। पहले शर्टिंग की पार्टी बहुत कम थी, लेकिन अभी ज़्यादा लोग डिजिटल के अंदर शर्टिंग के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। शर्टिंग की डिज़ाइन भी हम देखेंगे, उसमें एक्सएल, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल क्या कैसे सेट किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। और लास्ट में आप एक पॉइंट लिख दीजिए, उसको मैंने पहले लिखाना था लेकिन मैं लास्ट में क्यों लिखा रहा हूँ कि उसके अंदर थोड़ा टॉपिक हम डीप में जाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं आप कलर मैचिंग। कलर मैचिंग कैसे होता है ये मैंने लास्ट क्यों रखा है, ये हम पहले से ही सीखेंगे, लेकिन ये टॉपिक मैंने लास्ट क्यों रखा है क्योंकि आप पूरा समझ पाओ, ठीक है। और डिजिटल का सारा कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो जाए। समझ लो आप कलर मैचिंग आप सीख रहे हो, तो कलर मैचिंग में आपको कौन से टॉपिक आने चाहिए। अगर आप कोई कॉलेज में जा रहे हैं सीखने के लिए तो कॉलेज में कैसे सिखाते हैं, और अगर आप डिजिटल प्रिंटिंग कर रहे हो तो उसके अंदर बहुत ही डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आपको पहले समझना पड़ेगा कलर मैचिंग के अंदर पहला टॉपिक आपका रहेगा टॉप एंड बॉटम मैचिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला टॉपिक रहेगा टॉप एंड बॉटम मैचिंग, कि कोई फैशन डिजाइनिंग वाले हैं तो ऊपर जो कुर्ती का जो टॉप है वो क्या रखेंगे और बॉटम क्या रखेंगे, ठीक है। और अगर आपको शर्ट एंड पैंट का मैचिंग करना है तो कैसे रहेगा और उसका पोर्शन कितना रहेगा। अगर कोई चीज़ 70% में आ रही है, कुर्ती अगर लॉन्ग कुर्ती है तो पूरे अपना जो बॉडी है उसके अंदर 70% आपका कुर्ती ले लेगा और आपका 30% जाएगा सिर्फ नीचे, जो प्लाजो है वो 30% ही दिखेगा अगर किसी ने पहना है तो 30% 70% रेशियो में आप कौन सा मैचिंग लगा सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट रहेगा, मोनो मैचिंग रहेगा, ट्रेडिक रहेगा, जो भी है। उसके बाद नीचे रहेगा आपका फ्लावर एंड बैकग्राउंड मैचिंग, कि आप फ्लावर के साथ बैकग्राउंड का मैचिंग करेंगे। यहाँ पर आप सेकंड टॉपिक लिख सकते हैं फ्लावर एंड बैकग्राउंड मैचिंग। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका रहेगा सैंपल और कटिंग मैचिंग। कटिंग बोलते हैं लेकिन उसको सैंपल टू मैचिंग बोलते हैं, कि कोई अगर लेके आया है मिल का कपड़ा जो डाइड किया हुआ है, और जो डाइड किया गया जो कपड़ा है उसको ही पकड़ के उसको सेम मैचिंग लाना है, तो उसको बोलते हैं कटिंग टू मैचिंग। हमारे डिजिटल प्रिंट में बहुत ही किस्से होते हैं कि कहीं और से प्रिंट करवा रहे होते हैं और वो किसी और का कटिंग लेके यहाँ पर आ गए और सर सेम मैचिंग चाहिए तो सेम मैचिंग निकाल के दो, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि डिजिटल मिल के जो कलर होते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं कि मिल के अंदर उसकी डेप्थ नहीं आती है डिजिटल की, ठीक है। मिल की जो डेप्थ होती है वो डिजिटल के अंदर नहीं आ पाती है। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है उसके लिए हम पूरा टॉपिक इसको खोलेंगे कि कटिंग के ऊपर मैचिंग कैसे किया जाता है और उसके अंदर सारी क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी आपको सारे एडजस्टमेंट आने चाहिए, ठीक है। एडजस्टमेंट वो हम आगे फोटोशॉप सीखने के क्लास के अंदर लिखेंगे। नीचे आ जाइए, थर्ड आपका 3 क्लियर हो चुका है। नीचे आपका फोर्थ रहेगा कलर मैचिंग के अंदर कलर ऑप्शन कैसे देना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कलर मैचिंग ऑप्शंस। डिजाइन की कुछ डिमांड रहती है कि सर मुझे 4 मैचिंग चाहिए, 8 मैचिंग चाहिए, या तो 12 मैचिंग चाहिए। तो जो 12 हम ऑप्शन देंगे वो कौन से ऑप्शन देंगे तो क्या होगा कि पार्टी को ज़्यादा अच्छा लगेगा और वो सीधा पास करेगा सैंपल। वरना क्या होगा कि आप 12 ऑप्शन दे के बैठे हो और उसमें से वो 2 ऑप्शन भी सेलेक्ट नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपकी डिज़ाइन का लुक इतना मैटर करता है कि आप लुक देने के लिए आप कलर कौन सा डाल रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया चार टॉपिक कलर मैचिंग के। ओके, यहाँ पर नीचे लिखिए कलर मैचिंग के अंदर ही रहेगा RGB CMY के थियरी। RGB CMY के थियरी।
RGB CMYK थियरी। CMYK थियरी। ओके, उसके नीचे आप लिखिए HUE, HUE, उसके अंडर वाले टॉपिक है RGB CMYK के अंदर HUE। बाद में लिखिए सैचुरेशन, थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स में जा रहे हैं, HUE, बाद में सैचुरेशन, और उसके नीचे लिखिए ब्राइटनेस, उसके बाद लिखिए RGB, मतलब रेड, ग्रीन एंड ब्लू। उसके बाद लिखिए हेक्स कोड, HEX कोड, हेक्स कोड, या तो फिर आप हैश भी लिख सकते हैं। ठीक है, हेक्स कोड के बाद आपका रहेगा LAB, लैब कलर। L मतलब लाइटनेस होता है और A एंड B मतलब दो कलर के कॉम्बिनेशन है, RYB। ठीक है, वो मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा। LAB लैब कलर। हाँ जी। उसके नीचे आएगा आपका CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ठीक है, ओके, चलिए। उसके बाद आएगा आपका टिंट, टोन एंड शेड, टिंट, टोन एंड शेड, शेड। चलिए, अगर ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए तो समझ लीजिए आप कलर की दुनिया के बादशाह बन गए। बस इतना ही होता है, इससे आगे नहीं होता है कुछ। इतना अगर समझ में आ गया तो कोई सीनियर डिजाइनर है ना, उससे भी आपका नॉलेज लेवल ज़्यादा है, समझ लो। क्योंकि सीनियर डिजाइनर इतना डिटेल में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। अगर कोई सीनियर है तो बुरा मत लगाएगा, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाएगा, क्योंकि उनको जितना चाहिए उतना वो पार्टी को दे रहा है, तो उससे आगे उनको ग्रोथ नहीं चाहिए। ये बहुत ही हमारे यहाँ होता है। तो मैं कोई उनके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सर ये पूरा बिगिनर का ग्रुप से, यहाँ कोई डिजाइनर है ही नहीं। अच्छा, तो ठीक है। यहाँ सभी लर्नर है। अच्छा, ठीक है। बिल्कुल, आप वही समझ के सिखाइए हम लोगों को कि बिल्कुल कोई इसमें ऐसा भी है कि जिसको कुछ भी नहीं पता है। तो अच्छा, ठीक है। आपसे कोई लर्न करना ले सर। अच्छा, ठीक है। नहीं, वो एम्ब्रॉयडरी वाले डिजाइनर तो है हमारे सीनियर। नहीं तो ठीक है ना, तो एम्ब्रॉयडरी का क्लास नहीं हो सकती आप। चलिए, हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और इसके बाद मैं आपको अभी यहाँ से ऑफिस, अभी लंच बाकी है मेरा, तो ऑफिस में जाने के बाद मैं आपको एक PDF भेज दूंगा, वो सारे टॉपिक आपको डिटेल में मिल जाएंगे। हाँ जी, आप अपने टाइमिंग का बिल्कुल ख्याल रखिए, कोई बहुत जल्दी अच्छा, नहीं ठीक है। तो अभी एक छोटी सी चीज़ आपको लिखवानी बाकी रह गई। लास्ट में एक टॉपिक रहेगा एडोबी फोटोशॉप सीखने के लिए स्टेप्स। आपको एडोबी फोटोशॉप सीखना पड़ेगा डिजिटल प्रिंट सीखने के लिए। तो डिजिटल प्रिंट तो समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपको फोटोशॉप सीखने के लिए स्टेप्स, कि एडोबी फोटोशॉप आपको मतलब मास्टर बनना है, मुझसे भी आगे जाना है, मेरे लेवल से भी आगे जाना है, तो आपको कौन से स्टेप्स डिटेल में पता होने चाहिए। एक एक स्टेप के अंदर एक एक बुक लिखी जा सकती है, मतलब इतने टॉपिक है आपके। तो यहाँ पर आप पहले लिख लीजिए, पहला नंबर आएगा इसके अंदर टूल बार। पहला टॉपिक आपका रहेगा टूल बार। इसके साइड में लिखिए ब्रैकेट में प्रॉपर्टी बार, कि आपको सारे टूल एंड जो टूल है उनकी सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अगर आपको फोटोशॉप के अंदर सारे टूल और उसकी प्रॉपर्टी आ गई तो समझ लो आपको कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद लिखिए मेन्यू बार। ठीक है, उसके बाद लिखिए लेयर कॉन्सेप्ट। उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए लेयर कॉन्सेप्ट के अंदर नॉर्मल लेयर, स्मार्ट लेयर, पाथ लेयर, पाथ PATH पाथ लेयर, चैनल लेयर, उसके बाद लिखिए आप एडजस्टमेंट। आ गया एडजस्टमेंट लेयर? शायद नहीं आया है। अच्छा, तो एडजस्टमेंट लेयर। उसके बाद लिखिए फिल लेयर, FILL फिल लेयर। ठीक है,
ये हमारा हो गया लेयर कॉन्सेप्ट। अगर लेयर कॉन्सेप्ट आ गया मतलब सब समझो सब आ गया। चैनल भी एक लेयर ही है, अगर आप उसको ध्यान से समझो तो वो कोई चैनल नहीं बोला जाता है, उसको बोलते हैं लेयर, चैनल की लेयर। जो लेयरें होती है, जो स्तर होते हैं वो सब चैनल की होती है, तो उसको हम चैनल की लेयरें बोलते हैं, ठीक है। तो चैनल लेयर। चलिए नेक्स्ट आपका आएगा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के एक एक टॉपिक के ऊपर एक एक बुक लिखी जा सकती है, ठीक है, तो बहुत ही हल्के में मत लीजिएगा। एडजस्टमेंट, उसके बाद आएगा आपका फिल्टर्स, ठीक है, उसके बाद आएगा आपका ब्लेंडिंग मोड। नॉर्मल, मल्टीपल, डार्कन वगैरह आप जो यूज करते हैं ना, उसको हम डिटेल में सीखते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ब्लेंडिंग मोड। उसके बाद रहेगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस। ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इसकी पीडीएफ मेरे पास नहीं है, मैंने अभी बनाई नहीं है, नोट्स पढ़ी है लेकिन वो रिटर्न में है, तो उसके मैं अभी जाके अपने स्टाफ को बोल दूंगा तो बना के आपको भेज देंगे, ठीक है जी। ओके, तो यहाँ पर आपका ब्लेंडिंग मोड, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, और नीचे लिखिए स्मार्ट यूज, और उसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी आनी चाहिए कि सर ये सारी चीज़ों को कैसे यूज करते हैं और कैसे ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन लिख दीजिए। ऑटोमेशन क्या होता है कि सर आपको जस्ट बैठना है, एक क्लिक करना है, फोटोशॉप वर्क करेगा। आपका 1000 इमेजेस है, 1000 डिज़ाइन है, तो आपको क्या करना है, वो 1000 डिज़ाइन को एक साथ में आपको कोई इफेक्ट देना है, या तो फिर समझ लीजिए एक्शन रन करवाना है, या तो समझ लीजिए आपको जेपीजी करना है, या तो फिर आपको ब्लैंकेट बनाना है। आपको बैठ के देखना है, फोटोशॉप काम करता रहेगा और जहाँ पर रुकेगा आपको बता देगा कि सर यहाँ पर एरर आई है, तो वहाँ पर आपको सॉल्व आउट करना है, तो उसको ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, ऑटोमेशन के अंदर आएगा एक्शन, उसके बाद ड्रॉपलेट, बैचेस, बैच। यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर ये जो स्क्रिप्ट, ओके, यहाँ पर बैचेस, पीडीएफ, ये जो सारी चीजें हैं, कॉन्ट्रैक्ट शीट, ये सारी आपकी जो है वो ऑटोमेशन है, ठीक है। और इसके बाद इमेजेस में जाने के बाद आपके पास आएगा वेरिएबल्स। ये भी आपका ऑटोमेशन के अंदर आता है, वेरिएबल्स, जिसके अंदर आप मतलब समझ लीजिए आपको बस एक क्लिक करना है, फोटोशॉप खुद से फाइल ओपन करेगा, उनका काम करेगा और उनको सेव करेगा, उनको बंद कर देगा। 1000 डिजाइन है, 1000 फोटो है, तो उसके ऊपर भी वर्क हो जाएगा, ठीक है। उसको ऑटोमेशन बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा हार्ड टॉपिक रहेगा, उसको हम एंडिंग में कवर करेंगे, याद दिलवाएगा अगर कवर ना हो पाए 1 महीने के अंदर तो, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो फोटोशॉप के इतने स्टेप्स अगर आपको आ गए तो आप मुझसे भी आगे जा सकते हैं। और हमारे जो बादशाह है, हमारे जो पिक्सिम परफेक्ट करके इंडिया के, जो एडोबी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत ही कम उम्र में, उनका एज है उनका 24 समथिंग है, 24, और बहुत ही कम उम्र में एडोबी कंपनी में काम करने वाले, देखा है, पिक्सिम परफेक्ट। हाँ जी, उनके पापा जो है वो खुद सॉफ्टवेयर डेवलपर थे और उनको फोटोशॉप मतलब कैसे बनाया है उनके ऊपर उनका बहुत ही अच्छा काम था, तो एडोबी वालों ने उनको हायर किया था और एडोबी कंपनी के अंदर ही वो अभी काम कर रहे हैं। तो अगर उनके जितना लेवल चाहिए तो आपको इतने स्टेप्स आने चाहिए, ठीक है। यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करने के लिए वो पैसे लेते हैं शायद। हाँ नहीं, वो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं होता है, वो आपको उनको पैक, हाँ पर्सनली आपको चैट वगैरह करने के लिए उनका कोई चार्ज रहता है वो, ठीक है। चलिए अभी एक दूसरी बात कि यहाँ तक आज थियरी खत्म, अभी आगे मैं थियरी नहीं लिखाऊंगा, आज थक गए हो, वैसे भी हाथ शायद दुखने लगे हैं आपके, ठीक है। ये थियरी आज के दिन ही रहेगी और अभी जो रहेगा 70% सारा प्रैक्टिकल रहेगा, ठीक है। थियरी अभी नहीं आएगी। ये मैंने आपको क्यों लिखवाया है, आपको किसी को पता है? ताकि मैं याद रहे और वो दिमाग के कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। अच्छा, और आपको पहले डेट लिखवाई थी मैंने कि आपको आज की डेट में स्टार्ट करना है और एंडिंग डेट वहां पर है,
तो समझ लीजिए मैं अगर एक हाथ हिलाता रहूँगा हवा में तो ताली बजेगी नहीं बजेगी, उसके लिए दो हाथ चाहिए, ठीक है, दो हाथ तो चाहिए, एक हाथ से तो बजेगी नहीं। तो ये टॉपिक मैंने आपको इसलिए लिखवाया है कि 30 दिन में अभी तक बहुत ही कम बंदे हैं जिन्होंने कोर्स ख़त्म किया है। 8 दिन में मैंने किया था, लेकिन 30 दिन में कवर करना थोड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपका लेवल भी इतना होना चाहिए कि आप कुछ क्वेश्चन ऐसे ढंग के डालो जिससे हम सीधा टॉपिक को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। तो ये आपका टोटल डेट हो गया, इतनी डेट के अंदर इतने टॉपिक कवर करवाना है और डिजिटल प्रिंट क्या है वो सब आपको समझ में आ गया है, ठीक है। ओके अभी ये चीज को आपको, ये सारे आपके पास कीवर्ड मिल गए, समझ लो। आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सर्च करना है, इसके ऊपर रिसर्च करना है और खुद को डेवलप करना है, ठीक है। R&D वैसे तो आप कर ही रहे हो, खुद से लर्न कर रहे हो, तभी तो आप यूट्यूब चैनल तक यहाँ तक पहुंचे हो, तो बढ़िया है। लेकिन और आगे जाने के लिए और थोड़ा आगे रिसर्च करना जरूरी है, ठीक है। तो अपने लेवल को बढ़ाते रहिएगा। तो हम कल से सीधा, हाँ वैसे मैं कहीं जॉब करते आप है हाँ जी अमृतसर में, एक मिनट, हाँ जी चालू रखिएगा। प्लीज वो मुझे बता दीजिए अमृतसर में कहाँ पे। एक्चुअली कोई एक ऐसा बंदा है उसको सारा कुछ डिजिटल डिजाइनिंग का आता भी है, तो वो फ्री है और उसको मतलब बहुत जरूरत है जॉब की। ठीक है जी, एक मिनट मुझे दीजिए, एक मैं उनसे देख लेता हूँ क्या है। अच्छा एक नंबर मैं बोलता हूँ, वो नंबर आप में से किसी का है नहीं, पहले वो मुझे बता दीजिए, क्योंकि अगर समझने में कोई दिक्कत हो गई तो भी कुछ ऐसा हो सकता है किसी ने मुझे रिक्वायरमेंट के लिए पूछा हो, क्योंकि मेरे इतनी डिटेल में बात नहीं हुई है उनसे। 96 इसका नंबर है सर? ये किसी का नंबर नहीं है ना इसमें से? नहीं अपने ग्रुप हाँ तो 99% एक रिक्वायरमेंट ही है। उनका एक मैसेज आया है कि माई सेल्फ नितिन गुप्ता फ्रॉम अमृतसर, ओ सॉरी फ्रॉम अमृतसर, वी हैव एन रिक्वायरमेंट फॉर डिजिटल डिज़ाइन, ठीक है जी। सर एक रिक्वायरमेंट आई थी राजस्थान से सर। हाँ जी, तो किसी को भेज दीजिए अपने ग्रुप में से। मेरे ग्रुप में कोई डिजाइनर आप ही लोग तो हैं सर। अच्छा तो अपने ग्रुप में मैं आपको ओपन कर देता हूँ, आपको एडमिन बना देता हूँ, तो आप मैसेज डाल सकते हैं। वहाँ पे जो है ना ऑल ओवर के नहीं चाहिए उसको, ओनली सूट दुपट्टे के लिए सीनियर डिजाइनर चाहिए। अच्छा सूट दुपट्टे में अभी पता है आपको अनीता डोंगरे सब्यसाची ज़्यादा चल रहा है। अच्छा वो जो राहुल भैया थे ना, हाँ जी, उसको मैं बोले, राहुल भाई को बोले थे, तो बोला ठीक है देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है। बहुत सारे ऑपरेटर है जिनको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, जो ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं। अगर वो डिज़ाइनिंग सीखे तो भी अच्छा है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी उनको, क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज नहीं ये होता बंदा है। सर, ये श्याम नरेश तो ऑपरेटर ही बता रहा है, ऑपरेटर का काम करता है। हाँ जी ऑपरेटर का मुझे पता है, वो ऑपरेटिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी इंटरेस्ट है तो ज़्यादा अच्छा है। तो बोले कि सीखने के लिए मैं फॉर्म काफी हुआ। अच्छा चलिए, तो आज का क्लास इतना हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और कल मिलते हैं वापस 1 बजे। तब तक के लिए आपको ये सारी चीज़ को मतलब खोल के रख देना है, एक एक चीज़ को खोल के रखना है। और कल से मैं थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करूँगा, 2-3 दिन बेसिक चलेगा, बाद में सीधा एडवांस के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपलोड हो पाएगा कि नहीं? अपलोड शायद मैं ट्राई करता हूँ इसको, थोड़ा वो जो नंबर मैंने बोला था वो मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर मैं सार्वजनिक जगह पर नहीं डाल सकता हूँ। तो थोड़ा बहुत एडिटिंग करके मैं डाल दूंगा, शाम तक चलेगा। नहीं, टेलीग्राम वाले अपने ग्रुप में, पर्सनल वाले ग्रुप में सर। हाँ तो उसमें मैं भेज देता हूँ, लेकिन इसको कहीं और ना भेजिएगा, ठीक है।